आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है इसको इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, सोमेटिक सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, पतली धागे जैसा स्ट्रक्चर, और ओसिस मतलब स्टेट, मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर वाला अवस्था, इसको हम बोलेंगे माइटोसिस। इस जो सेल डिवीजन होता है इसमें सेल डिवाइड होता है दो सेल में, एक सेल डिवीजन करके दो सेल बनाता है, और इस सेल के जो कैरेक्टर रहता है, चाहे मात्रात्मक हो या गुणात्मक हो, कोई भी कैरेक्टर सेम डॉटर सेल में भी ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ये जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम टाइप के क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला कैरेक्टर पाया जाता है। सबसे पहले माइटोसिस को देखे थे स्ट्रसबर्गर, ठीक है, प्लांट सेल में देखे थे। 1870 में स्ट्रसबर्गर एक साइंटिस्ट थे जिसने प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन देखे थे, और एनिमल सेल में सबसे पहले देखे थे बोभारी एंड फ्लेमिंग 1882 में। बोभारी एंड फ्लेमिंग दो साइंटिस्ट 1882 में एनिमल सेल में सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन देखे थे। प्लांट सेल में देखे थे स्ट्रसबर्गर। ठीक है, और माइटोसिस शब्द जो है टर्म सबसे पहले यूज किए थे फ्लेमिंग 1882 में। तो प्लांट सेल में माइटोसिस डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं सूट एपेक्स, सूट के सबसे ऊपर वाला, स्टेम के सबसे ऊपर वाला भाग, रूट के सबसे नीचे वाला भाग, सूट एपेक्स, रूट एपेक्स, इस जगह में बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन किस में होता है? सोमेटिक सेल और वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। सूट एपेक्स, रूट एपेक्स, यंग लीव्स, छोटे छोटे लीव्स, फ्लावर बर्ड्स, कैम्बियम, ये सब सेल में बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है, और इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन से ही डिवीजन होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में जैसे ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है, स्किन सेल नए नए हमेशा बनते रहते हैं, गट एपिथेलियम, ये सब सेल जो है एनिमल में, ये सब सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन से क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल लगातार डिवीजन करते रहते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है सेल डिवीजन से होता है। रिपेयर, रिपेयर मतलब कई बार टिश्यू डैमेज हो जाती है, तो उस जगह में नए नए सेल डिवीजन से नया सेल बन जाता है, और पुराने डैमेज वाला टिश्यू जो है वो हट जाता है। ठीक है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हीलिंग ऑफ वुंड्स, किसी जगह जब चोट लग जाता है उस जगह सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लगता है उस चोट को भरने के लिए। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज ऑर्गेन, ये सब चीज़ों के लिए माइटोटिक सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो माइटोटिक सेल से, एक सेल से जो सेम जो डॉटर सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर और पूरे कैरेक्टर जो है सेम टाइप का होता है। ठीक है, तो माइटोटिक सेल डिवीजन का स्टडी हम लोग प्रैक्टिकल लैब में कैसे करते हैं? जो ऑनियन रूट टिप होता है, ऑनियन प्लांट्स का जो रूट टिप होता है, उस रूट टिप जो है उसको सेक्शन करके हम लोग जब देखते हैं तो माइटोसिस सेल डिवीजन के सभी से स्टेज जो है, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, ये सभी स्टेज बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक है, ऑनियन रूट टिप का स्टडी करने पर हमको माइटोसिस सेल डिवीजन के सभी स्टेजेस जो है वो अच्छे से दिखता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन जो है दो भागों में डिवाइड रहता है, मतलब दो स्टेजेस पाया जाता है इसमें। एक स्टेजेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोई भी सेल डिवीजन होता है उसके अंदर के जो न्यूक्लियस रहता है वो दो भागों में बंटता है, उसके बाद सेल के अंदर के जो साइटोप्लाज्म रहता है वो भी दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जब दो भागों में बंटता है उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म जब दो भागों में बंटता है सेल का उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस माइटोसिस सेल डिवीजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कैरियोकाइनेसिस जो है न्यूक्लियस सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें 4 स्टेजेस पाया जाता है, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मतलब न्यूक्लियस जो डिवीजन होता है वो धीरे धीरे डिवीजन होता रहता है, दो भागों में बंटता है, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं।
सबसे पहला है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोफेज। प्रो मतलब बिफोर और फेसेस मतलब स्टेज। ठीक है, सबसे पहले वाला स्टेज जो होता है उसको प्रोफेज बोलते हैं। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन मतलब हम लोग पढ़े थे सेल साइकिल में, जो पूरे सेल साइकिल चलता है, सेल डिवीज़न चलता है, वो उसमें 20 आवर्स में 1 आवर जो है उसमें ए डिवीज़न होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो माइटोटिक डिवीज़न के 1 आवर में सबसे लंबा फेज होता है प्रोफेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन स्टेज होता है प्रोफेज। ठीक है, तो 71 मिनट्स ऑनियन रूट टिप सेल्स में लगता है पूरा डिवीज़न कंप्लीट होने में, और 102 मिनट लगता है न्यूरोब्लास्ट ऑफ ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर के न्यूरोब्लास्ट जो सेल होता है उसमें 102 मिनट लगता है ये चारों फेज कंप्लीट होने में। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रोफेज में, प्रोफेज को भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज एक ही स्टेज होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं न्यूक्लियस में, उस हिसाब से हम लोग 3 भागों में। सबसे पहले अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम रहता है पूरे जाल जैसा न्यूक्लियस में फैला हुआ रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर में पूरा फैला हुआ रहता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर रहता है, न्यूक्लियोलस भी बहुत अच्छे से स्पष्ट दिखता है। ठीक है, सो पहले प्रोफेज के पहला स्टेज में ही होगा कि क्रोमेटिन पूरा जाल जैसा फैला हुआ रहता है पूरे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस क्लियर दिखता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बहुत अच्छे से क्लियर रहता है। ठीक है, और सेकंड में आता है मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में क्या होता है, ये जो हम लोग पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर पूरा जाल जैसा फैला हुआ देखे हैं, ये धीरे धीरे कॉन्डेंस होता जाता है। ठीक है, कॉइलिंग होता है, रिकॉइलिंग होता है और मोटे मोटे छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्डेंस मतलब बहुत ही मोटा मोटा दिखता है, पहले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसके बाद जैसे ही कॉन्डेंस हो जाता है तो ऐसे मोटे मोटे स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं और थोड़ा छोटे छोटे। ठीक है, इसमें भी मिड वाला जो प्रोफेज रहता है इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर रहता है और न्यूक्लियोलस भी रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो मिड प्रोफेज में क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो है छोटे छोटे मोटे मोटे हो जाते हैं कॉन्डेंस होके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है। क्रोमोसोम के चारों ओर एक प्रोटीन मैट्रिक्स सेक्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोफेज के लास्ट में। प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होता जाता है, पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होता लेकिन डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, तो इसके अंदर के जितने भी क्रोमेटिन नेटवर्क जो मोटे मोटे हो गए हैं वो पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, क्योंकि ये गल गया, ये खराब हो गया, तो क्रोमोसोम कहाँ हो गया, साइटोप्लाज्म में हो गया। ठीक है, इसलिए क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म में आ जाता है। क्रोमोसोम अब क्या होता है, इक्वेटर की ओर जाने लगता है, क्रोमोसोम बीच में आ जाता है। ठीक है, पूरे सेल के न्यूक्लियस के बीच में क्रोमोसोम आने लगते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होता है, छोटे छोटे किनारे की ओर स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं दोनों साइड में। देखो प्लांट सेल जो है इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता और एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रियोल। एनिमल सेल में पहला वाला स्टेज सेम रहेगा, पतले पतले थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर में पूरी न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है, न्यूक्लियोलस भी क्लियर रहता है, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन भी रहता है सेम। ठीक है, लेकिन दोनों इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहता है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, सेंट्रोसोम जो है 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रियोल बनता है। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रियोल धीरे धीरे पोल की ओर आने लगते हैं। एक सेंट्रियोल नॉर्थ पोल में रहता है, एक सेंट्रियोल आ जाता है साउथ पोल में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इस जो सेंट्रियोल रहता है इससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, मतलब एस्ट्रल रे निकलता है। सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्ट्रल रे निकलता है और इसी सेंट्रियोल से बनता है स्पिंडल फाइबर। इसी सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहता, सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं रहता प्लांट सेल में।
इसीलिए इसमें जो स्पिंडल फाइबर बनता है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से ही बनता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसके मटेरियल से ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है सेंट्रियोल और एस्ट्रल रे से होता है। बाकी सेम होता है, जैसे क्रोमोसोम पहले नेटवर्क जाल जैसा फैला रहता है, कॉन्डेंस होके छोटा छोटा मोटा मोटा हो जाता है, और बाद में जैसे 2 क्रोमेटिड बन जाता है, बीच में सेंट्रोमियर बन जाता है। सेम दोनों में होता है, ठीक है। इसमें बस अलग एनिमल सेल में ये होता है कि सेंट्रियोल बनता है 2, और दोनों सेंट्रियल एक नॉर्थ पोल में एक साउथ पोल में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, आ जाता है, और उस सेंट्रियोल से एस्ट्रल रे बनता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। ये था प्रोफेज। अब हम देखेंगे मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटा मतलब बिटवीन और फेज मतलब स्टेजेस, मतलब बीच का स्टेजेस, ठीक है। इस स्टेज में बहुत ही छोटे कम समय के लिए होता है, 2 से 10 मिनट भी लगता है मेटाफेज सेल डिवीज़न में, ठीक है। इस समय मेटाफेज में क्या होता है, सेल के अंदर के जो न्यूक्लियस है बहुत ही क्लियर दिखता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ही इसके अंदर के सभी भाग दिखने लगता है। इसलिए जब क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं हम, तो इसी स्टेज में करते हैं। इसी स्टेज में क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोफेज में हम लोग देख रहे थे कि लास्ट प्रोफेज तक गायब हो जा रहा है, इसमें पूरी तरह से गायब हो जाता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है और क्रोमोसोम बीच में आ जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो है छोटा छोटा मोटा मोटा हो जाता है, और हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे कि 2 क्रोमेटिड रहता है और बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहता है। पूरे क्रोमोसोम ऐसा हो जाता है, 2 क्रोमेटिड और बीच में सेंट्रोमियर, ठीक है। और मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है वो बीच में आ जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम बीच में आ जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स निकलता है, हम लोग स्पिंडल फाइबर्स के बारे में अभी देखे थे, ये जो स्पिंडल फाइबर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से बनता है, उस स्पिंडल फाइबर्स में क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जुड़ जाता है। क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड्स रहते हैं, बीच में सेंट्रोमियर रहता है, ये सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है, ठीक है, और बीच में आ जाता है पूरे क्रोमोसोम। तो बीच में बन जाता है मेटाफेज प्लेट, बीच में एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। इस जगह में आ जाता है क्रोमोसोम, जो कि स्पिंडल फाइबर्स के साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर्स होता है, ठीक है। एक टाइप के स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उसको बोला जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स, और एक टाइप के स्पिंडल फाइबर्स है जिसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स में क्या होता है, जो पोल टू डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो यहाँ से पोल से सेंट्रोमियर तक ही फाइबर जुड़ा हुआ रहता है, पोल से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। और कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स में क्या होता है, एकदम इस पोल से इस पोल तक बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स फैला हुआ रहता है, इस पोल से इस पोल तक, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। और पोल से सेंट्रोमियर तक बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। हर स्पिंडल फाइबर्स जो है 4 से 20 तक माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, छोटे छोटे पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, जिसमें एमिनो एसिड रहता है, जिसमें सल्फर युक्त एमिनो एसिड रहता है, ठीक है। केमिकली 95 से 97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एंड 3 से 5% आरएनए का बना होता है, ठीक है। 95 से 97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 3 से 5% आरएनए का बना होता है, ठीक है। मेटाफेज में हम लोग क्या देखें कि क्रोमोसोम बीच में आ जाता है, इसका मेन मेटाफेज मतलब बिटवीन स्टेजेस, क्रोमोसोम बीच में आ जाता है। हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है। स्पिंडल फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर्स पोल से पोल की ओर रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, और बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स पोल से सेंट्रोमियर तक लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। प्लांट सेल एनिमल सेल में सेम होता है, बस प्लांट सेल में सेंट्रियोल एस्ट्रल रेस एब्सेंट रहता है, इसमें सेंट्रियोल एस्ट्रल रेस रहता है, उसी से स्पिंडल फाइबर्स निकलता है, ठीक है। बाकी स्टेजेस सेम रहता है मेटाफेज। अब देखेंगे एनाफेज। एनाफेज मतलब एना मतलब आफ्टर
फेसिस मतलब स्टेज, ठीक है। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज सबसे कम समय वाला होता है, 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है एनाफेज स्टेज, ठीक है। इसमें जो सेंट्रोमियर, एनाफेज स्टेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। एनाफेज ये है स्पिंडल फाइबर्स जो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखे हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स में सेंट्रोमियर लगा हुआ रहता है। क्रोमोसोम के बीच का, क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं 2 क्रोमेटिड्स और बीच में सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर वाला भाग जो है स्पिंडल फाइबर्स के साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो एनाफेज स्टेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है। सेंट्रोमियर जो है 2 भागों में बढ़ गया, दोनों भाग में बढ़ जाने से जो दोनों क्रोमेटिड से अलग अलग हो जाता है, दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाता है। इससे क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या जो है डबल हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रोमियर दोनों अलग हाफ हाफ हो जाता है, तो क्रोमेटिड्स भी हाफ हाफ हो गया क्रोमोसोम। इसके बाद क्या होता है, ऊपर की ओर जाने लगता है एक आधा भाग, और आधा भाग नीचे की ओर जाने लगता है, ठीक है। इस टाइप से आधा भाग ऊपर चला गया, आधा भाग नीचे, तो पूरी तरह से ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। सबसे छोटा ड्यूरेशन होता है 2 से 3 मिनट का समय होता है एनाफेज, ठीक है। इसमें सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है और इसके जो क्रोमेटिड है वो भी 2 भागों में बढ़ जाता है, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या जो होता है पूरी तरह से डबल हो जाता है, ठीक है। हर क्रोमेटिड जो डॉटर सेल रहता है धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर कैसे जाता है, इसमें भी देखो ऊपर का जो स्पिंडल फाइबर्स है और नीचे का ऐसे जैसे 2 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। इसके बीच में भी बहुत सारे फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो जाते हैं एनाफेज में, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स हम लोग जानते हैं कि पोल से जुड़ा रहता है सेंट्रोमियर से, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल फाइबर्स, ठीक है। और बीच में भी स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो जाता है, ठीक है। तो 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। बीच के जो स्पिंडल फाइबर्स रहता है वो एक्सपेंशन करता है, वो स्पिंडल फाइबर्स ऐसे फैल जाता है। फैलने से क्या होता है, ऊपर की ओर क्रोमेटिड्स को धक्का देता है और इसके नीचे की ओर भी क्रोमेटिड्स को धक्का देगा। और ऊपर का जो स्पिंडल फाइबर्स रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें वो खींचता है ऊपर की ओर क्रोमेटिड्स को, और नीचे से स्पिंडल फाइबर्स भी नीचे की ओर क्रोमेटिड्स को खींचता है, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाता है, 2 टाइप के चीज़ें हो जाता है। इंटरजोनल फाइबर्स जो है एक्सपांड्स होता है, फैल जाता, मतलब धक्का देता है दोनों साइड से क्रोमोसोम को, और ऊपर की ऑपोजिट पोल पर क्रोमोसोम को भेजने के लिए काम करता है, इसको हम बोलेंगे पुशिंग। और दूसरे टाइप का जो क्रोमोसोमल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। किनारे के जो क्रोमोसोमल फाइबर्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन, वो खींचते हैं नीचे की ओर क्रोमोसोम को, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पुलिंग। पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म इसमें काम करता है, ठीक है। ऊपर का जो फाइबर्स है वो सिकुड़ता है और इसको ऊपर ले जाता है, इसको नीचे ले आता है, और बीच वाला जो फाइबर होता है वो एक्सपांड होता है, फैलता है, तो इसको ऊपर धक्का दे देता है, इसको नीचे धक्का देते हैं। इस टाइप से क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो दोनों पोल की ओर पहुंच जाते हैं, आधा आधा होके। क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर आधा हो गया, क्रोमेटिड्स भी जैसे 4 क्रोमेटिड्स रहते हैं उसमें 2 क्रोमेटिड्स ऊपर चला गया, 2 क्रोमेटिड्स नीचे। इस टाइप से क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गया, और पुलिंग एंड पुशिंग वाला जो मैकेनिज्म होता है इससे ऊपर की ओर दोनों पोल की ओर चले जाते हैं, ठीक है। ये था एनाफेज। एनाफेज में दोनों पोल की ओर जाने लगता है। अब हम देखेंगे टेलोफेज। टेलोफेज मतलब एंड स्टेज, सबसे लास्ट वाला जो स्टेज होता है इसको टेलोफेज बोलते हैं। इसको होने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑपोजिट टू प्रोफेज। जैसे हम लोग प्रोफेज में देखे थे उसका पूरा ऑपोजिट इसमें होता है, इसको रिवर्स प्रोफेज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे दोनों और पूरे क्रोमोसोम चला गया, दोनों पोल में क्रोमोसोम चला गया। क्रोमोसोम जाने के बाद इसमें क्या होता है, जैसे पहले था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। इस क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, और धीरे धीरे जो स्पिंडल फाइबर्स रहता है पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम दोनों साइड में दोनों चला गया, दोनों के चारों ओर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी सबका फॉर्मेशन हो जाता है, और एक क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रे, ये सब चीज़ें साइटोप्लाज्म जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इस टाइप से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। इसके अंदर के जो मतलब कॉन्डेंस वाला जो क्रोमोसोम था वो फिर जाल जैसा क्रोमोसोम बन जाता है। इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है डीएनए का और पूरे जाल जैसा क्रोमेटिन नेट बन जाता है, जो सबसे पहले प्रोफेज में हम लोग देखे थे। ठीक है, अब दोनों न्यूक्लियस अलग हो गया। एक न्यूक्लियस के आधा क्रोमेटिड्स ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया। इस टाइप से एक न्यूक्लियस जो है दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। ठीक है, ये होता है टेलोफेस में। एनिमल सेल में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर सब गायब हो जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं प्लांट सेल के चारों ओर मोटे सेल वॉल पाया जाता है जो कि रिजिड होता है। ठीक है, तो इसमें और एनिमल सेल जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है सबसे बाहर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बीच की ओर सिकुड़ना चालू करते हैं, मतलब बीच की ओर एक कॉन्स्ट्रिक्शन या फुरो बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो अंदर की ओर बढ़ना चालू कर देता है, जैसे एमाइटोसिस में हम लोग देखे थे। और ऊपर के न्यूक्लियस अलग हो जाता है, नीचे का अलग हो जाता है, और साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बंटना चालू हो जाता है। ठीक है, बट के दो डॉटर सेल बन जाता है। और इसमें क्या होता है, लेकिन टेलोफेस में हम लोग डॉटर सेल तक नहीं देखेंगे। टेलोफेस में इतना ही देखेंगे कि दोनों साइड क्रोमोसोम चला गया क्रोमेटिड, उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन हो गया, और क्रोमेटिड जो है पतला धागे जैसा स्ट्रक्चर जो प्रोफेस में था ऐसा बन गया। ठीक है, इसके बाद वाला जो स्टेज होता है दो डॉटर सेल बनने वाला, इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। इस स्टेज को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। अभी तक जो 4 स्टेजेस हम लोग देखे उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आता है। ठीक है, ये सेकेंड वाला स्टेज है, इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस जब दो भागों में बट गया, उसके बाद इसके अंदर की जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो गोल्गी वेसिकल मतलब जो गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स हम लोग देखे थे अभी तक डिवीजन में काम आ रहा था, वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो भी साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो वो सब चीज़ों सब जमा होके सेंटर में जमा हो जाता है और बनाता है सेल प्लेट। ठीक है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब चीज़ फ्यूज होके बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। और इस सेल प्लेट क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ के ऐसे पूरे यहाँ से यहाँ तक हो जाता है और दो सेल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, इसमें भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट जमा हो जाता है, और जो लोअर प्लांट्स रहते हैं उसमें पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज इस बीच में जमा हो जाता है और चारों तरफ पे धीरे धीरे बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लांट सेल में प्राइमरी, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जो कि लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ये सब चीज़ें चारों तरफ जमा होकर दो अलग अलग सेल बन जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस किसको बोलेंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके जब दो सेल बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन होके दो न्यूक्लियस बन गया, साइटोप्लाज्म डिवीजन होके दो सेल, इस टाइप से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिला के एक सेल बन गया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मिला के एक सेल बन गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है इसलिए संकुचित हो जाता है, ये सेल वॉल मोटा रहता है इसलिए संकुचित नहीं हो पाता, ये अंदर की ओर बढ़ना चालू हो जाता है, इसको हम बोलेंगे फुरो। ठीक है, या कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसा बनता है, वो अंदर की ओर डीप जाता रहता है, ऐसे डीप जाते जाते दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर के भाग जो है उसमें भी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेट बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, और साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें जो सबसे बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, इसके नीचे माइक्रोफिलामेंट जमा हो जाता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट जमा होकर पूरे चारों तरफ एक बनाता है, उसी से नए सेल डेवलप होने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल टाइप से इसके वॉल मटेरियल जो है ये पूरा बनता है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल माइटोटिक पॉइजन, देखो बहुत सारे जैसे माइटोटिक सेल डिवीज़न होता रहता है, उस समय कुछ कुछ कॉम्पाउंड बन जाता है कई बार, और उस कॉम्पाउंड ने क्या करता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न जो है उसके प्रोसेस को ठीक से होने नहीं देता। इस टाइप का जो कंपाउंड सेल डिवीज़न के बीच में बनता है उसको बोला जाता है माइटोटिक पॉइजन। ठीक है,
कुछ माइटोटिक पॉइजन हम लोग देखेंगे, जैसे कोल्चिसिन, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, मस्टर्ड गैस। ये सब चीज़ें जो है सेल डिवीज़न के बीच में बन जाएगा तो सेल डिवीज़न ठीक से हो नहीं पाता है। ठीक है, कोल्चिसिन जो एक एल्केलॉइड्स होता है जो कि कोल्चिकम ऑटमनल प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, कोल्चिसिन एक एल्कोइड्स होता है, वो एल्केलॉइड्स कोल्चिकम ऑटमनल प्लांट्स में पाया जाता है, जो क्या करता है स्पिंडल फाइबर्स जो मेटाफेज के लास्ट में बनता है। मेटाफेज में हम लोग जानते हैं पूरे स्पिंडल फाइबर्स बनता है और उसके बीच बीच में क्रोमोसोम रहता है, तो स्पिंडल फाइबर्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स को ही पूरी तरह से खराब कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर्स खराब हो जाने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम है ऊपर नहीं, पोल में नहीं पहुंच पाएगा। पोल में नहीं पहुंच पाएगा तो सेल दो भागों में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्रोमेटिड्स भी दो दो भागों में डिवाइड हो गया, सेंट्रोमियर भी दो दो भागों में डिवाइड हो गया, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या पूरा डबल हो जाता है और सेल डिवीज़न आगे बढ़ नहीं पाता है। इस टाइप का जो सेल डिवीज़न होता है इसको बोला जाता है एंडोमाइटोसिस। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स को खराब कर देता है, इसलिए जितने भी सेल क्रोमोसोम अंदर रहता है वो पोल, दोनों पोल की ओर जा नहीं पाता है और सब आधा आधा हो जाता है, सेंट्रोमियर आधा, क्रोमोसोम आधा, इसलिए इसका संख्या पूरा डबल हो जाता है और पूरे साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। इस टाइप का जो सेल, इसमें सेल डिवीज़न आगे और नहीं बढ़ पाता। इस टाइप के जो सेल डिवीज़न होता है इसको बोला जाता है एंडोमाइटोसिस। ठीक है, कोल्चिसिन इस टाइप का काम करते हैं। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, सेल डिवीज़न को इनहिबिट कर देता है प्रोफेज स्टेज में ही। जो प्रोफेज का स्टेज सबसे पहला वाला स्टेज होता है उसी में मतलब ऐसा कर देता है कि रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाता है। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम इनहिबिट कर देता है पूरे एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और मस्टर्ड गैस क्या करता है, क्रोमोसोम को छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। जैसे बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोफेज में रहता है, उस थ्रेड को कई टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देने से क्या होता है, आगे का सेल डिवीज़न का कोई प्रोसेस ठीक से हो नहीं पाता है। इस टाइप के सेल डिवीज़न चलते समय बहुत सारे कंपाउंड्स क्या करता है, सेल डिवीज़न के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। इस टाइप के जो चीज़ें होता है इसको बोला जाता है माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है।